यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। लॉकडाउन के बाद जब यूपी पूरी तरह से अनलॉक हुआ तो अर्थव्यवस्था की गाड़ी भी पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो पिछले कई महीने यानी कि अक्टूबर में प्रदेश को जो राजस्व मिला है उसने 2019 और 2020 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद अक्टूबर महीने में यूपी को 10,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला है, जिससे कहा जा रहा है कि यूपी की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। तो एक तरफ ग्लोबल स्लोडाउन है, देश की अर्थव्यवस्था को भी इस मामले में धक्का लगा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आने लगे हैं। आंकड़े तो कम से कम यही बता रहे हैं कि 2019 और 2020 के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यूपी सरकार को रिकॉर्ड 10,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। सरकारी खजाने पर बाजार की रौनक का असर दिखने लगा है। सबसे ज्यादा आबकारी शुल्क से अर्थव्यवस्था को फायदा मिला। अक्टूबर महीने में सरकार ने तय लक्ष्य का करीब 87% राजस्व प्राप्त कर लिया है। शराब के शौकीनों ने सरकार का खजाना भर दिया है। आबकारी शुल्क से सरकार को 106% की कमाई हुई है, जिससे सरकारी खजाना बढ़ गया है। आबकारी शुल्क से 2,250 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य था और आबकारी शुल्क से 2,403 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी हुई है सरकार को। अक्टूबर में यूपी की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया है। आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर में सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया है और उसमें एक बड़ा हिस्सा निभाया है आबकारी विभाग ने, यानी कि शराब की बिक्री ने। अक्टूबर के मुकाबले 1828 करोड़ का फायदा ज्यादा हुआ है सरकार को। सरकारी खजाने पर बाजार की रौनक का असर भी देखने को मिला है और सबसे ज्यादा इसमें जो हिस्सेदारी है वो है आबकारी शुल्क की, यानी कि शराब की बिक्री की। अक्टूबर महीने में सरकार ने तय लक्ष्य का करीब 87% हासिल कर लिया है। शराब के शौकीनों ने दरअसल सरकार का खजाना भर दिया है। आबकारी शुल्क से सरकार को 106% की कमाई हुई है। 2250 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य सरकार ने रखा था और उसे पीछे छोड़ते हुए 2403 करोड़ से भी ज्यादा की आमदनी सरकार को हुई है आबकारी शुल्क से। अक्टूबर में यूपी की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया है। मतलब योगी राज में अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आ गए हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर में सरकार का रेवेन्यू किस तरह बढ़ा है यह हम आपको बता रहे हैं। 1828 करोड़ से ज्यादा का फायदा पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल सरकार को हो गया है। बाजारों की रौनक का असर भी सरकारी खजाने पर दिखने लगा है और ये पूरे आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं 2019-20 और 2020-21, मतलब करंट ईयर जो अगले साल मार्च तक चलेगा, दोनों का कंपैरिजन। ये पूरा डेटा हमारे पास है और इसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि यूपी की अर्थव्यवस्था ने क्या रफ्तार पकड़ ली है पिछले अक्टूबर के मुकाबले इस साल अक्टूबर। ये अक्टूबर अहम क्यों है? क्योंकि कोरोना काल बीच में से होकर गया है, ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है। ऐसे में कोरोना के चलते जो लॉकिंग पूरे देश में हुई उसमें बहुत कुछ ठप पड़ गया था, व्यापार नहीं हो रहा था, राजस्व को नुकसान हो रहा था। तो उस लिहाज से यदि इस अक्टूबर की हम बात करें तो सरकारी खजाना किस तरह भरा है, आंकड़े उसकी तस्दीक कर रहे हैं। लखनऊ से सीधा आपको लिए चलते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी सरकारी खजाने में और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा आबकारी शुल्क यानी कि शराब की बिक्री से। मतलब शराब के शौकीनों ने सरकारी खजाने को भर दिया है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में यदि किसी फ्यूल की हम बात करें तो ऐसा लग रहा है वो आबकारी शुल्क साबित हो रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा अगर देखें तो कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आती है उन आंकड़ों से जो सरकार ने जारी किए। देखिए, अगर कुल राजस्व की बात करें पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले तो वो भी करीब 20% बढ़ा है। जो पिछले साल अक्टूबर 2019 में यानी राजस्व सरकार को मिला था वो 8800 कुछ करोड़ का था, जबकि इस बार 10,600 करोड़ से ऊपर का राजस्व आया है। और इसमें अगर सबसे बड़ी भागीदारी की बात की जाए, देखा जाए तो वो आबकारी विभाग है, यानी जो लोग जिन्होंने लिकर की खरीद की है उससे एक बड़ा राजस्व मिला है सरकार को। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक टारगेट बनाती है सरकार अपने राजस्व के लिए कि किस मद में किस विभाग से कितना राजस्व आना चाहिए इतने समय में, तो उस जो टारगेट था उसको भी पार कर गया है। जो
इस बार की अगर हम बात करते हैं 106%, यानी कि जो लक्ष्य था उससे भी ऊपर जो है इस बार आबकारी से कमाई हुई है। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं आंकड़ों की तो 1800 करोड़ से कुछ अधिक था ये राजस्व जो आबकारी का था। देखिए 1805 करोड़ का इसमें बात करें, माफ कीजिएगा, अगर पिछले साल की बात करें 1860 करोड़ का था ये राजस्व आबकारी से, जबकि इस बार जो है ये 2403 करोड़ का राजस्व जो है वो आबकारी से मतलब सीधे तौर पर आया। यदि देखा जाए आबकारी तो विभाग हमेशा लॉकडाउन के से दौरान राजस्व जो का एक बड़ा शराब स्रोत बेचने रहा या फिर है। लिकर बेचने का फैसला सरकार ने लिया था, लाइनों में लगकर जो लंबी लंबी कतारें हमने देखी थी लोगों की कि किस तरह लोग बाग जो लाइनों में लगकर लेकर खरीद रहे हैं, उसी ने सरकारी खजाने को भरने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और यही वजह है कि सरकार ने टारगेट से ऊपर अचीव किया। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। यूपी में चुनाव अभी खत्म नहीं हुए बल्कि इलेक्शन अभी जारी है। चौंकी मत, विधानसभा के उपचुनाव तो खत्म हो गए लेकिन विधान परिषद का चुनाव अभी बाकी है, लिहाजा विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद के 5 खंड स्नातक और 6 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों पर निर्वाचित रहे सदस्यों का कार्यकाल 6 मई 2020 को ही समाप्त हो गया था। आयोग ने इन खाली पदों को भरने के लिए अब निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिसूचना आज जारी होगी और उसी दिन से नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। मोहम्मद मोइन से इस पर अपडेट लेते हैं। मोहम्मद मोइन, बताइएगा कि कब तक ये पूरा कैलेंडर जो है वो जारी हो जाएगा? बिल्कुल, आज 11 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। 11 नवंबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 1 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, यानी उस दिन काउंटिंग होंगे। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए 11 सीटों पर हो रहे ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार अभी से घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का इंतजार है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये चुनाव जो है ये सीधे तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव का संकेत देंगे। जिन 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उनके नतीजे अगले हफ्ते आने हैं और उसके ठीक 3 हफ्ते के बाद इस चुनाव के नतीजे आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और ये संदेश देने की कोशिश करे कि जिस तरह से 2017 में उसे जनता का विश्वास प्राप्त था वो विश्वास अभी भी बरकरार है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के पास इस बात की चुनौती है कि उनमें आपस में ये दिखाना है कि कौन सी ऐसी पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कि कौन ऐसी पार्टी है जो 2022 में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सबसे बड़ी पार्टी यानी सबसे प्रबल दावेदार बनकर उभरेगी। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने पेश करेगी। तो बेहद अहम चुनाव है, कई मायने में बेहद अहम है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जहां अपनी साख बचाने की चुनौती है, वहीं विपक्षी पार्टियों में खुद को मजबूत साबित करने की चुनौती है। एक चुनौती और भी है, क्योंकि इन सीटों पर ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें दावेदारों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना और उसके बाद जीत हासिल करना, इस कहा जा सकता है कि पार्टियों के लिए दोहरी चुनौती है और इसमें जीतेगा वही जो इस दोहरी चुनौती में सबसे आगे होगा, डैमेज कम से कम होने देगा और जीत की दहलीज तक पहुंचेगा। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए। मोहम्मद मोइन, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत